हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 11 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स डिटेल फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है आज, और सबसे इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 400 Gbps इंटरनेट के लिए समुद्र में कितने किलोमीटर लंबी सबमरीन केबल बिछाई गई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आंसर होगा इसका 2312 किलोमीटर। ओके, टोटल इतने किलोमीटर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कल ही यानी 10 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया है। ये सबमरीन केबल चेन्नई से अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक समुद्र की सतह में डाली गई है, और इसके जरिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स को 2x200 Gbps यानी 400 Gbps की बैंडविड्थ मिलेगी। तो इससे इंटरनेट और मोबाइल की जो कनेक्टिविटी है वो बेहतरीन मिल पाएगी वहाँ पर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सबमरीन केबल होता क्या है, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है। देखिए, सबमरीन का मतलब होता है कि समुद्र के पानी के नीचे कोई भी वस्तु सबमरीन हुई, ठीक है। और सबमरीन केबल का मतलब हुआ कि समुद्र के नीचे बिल्कुल सतह पर, सी बेड पर बिछाई गई केबल। इसे स्पेशल शिप के जरिए या कहें जहाज़ के जरिए इसको बिछाया जाता है। समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन केबल होता है, उसको बिछाया जाता है। और दुनिया भर में जितने कॉन्टिनेंट है यानी महादेश है और ओशन यानी महासागर, उन सब के बीच में ये इंटरनेट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यही ऑप्टिकल फाइबर जो है बिछाई हुई है, जिसको कहते हैं सबमरीन केबल, ताकि हम प्रॉपर्ली कनेक्ट कर पाएँ दुनिया भर से इंटरनेट और बहुत सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस से। देखिए, दुनिया में जो इंटरनेट चलता है वो इसी के ज़रिए चलता है। जैसे आप ये जो वीडियो देख रहे हो मेरा, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो अमेरिका में मौजूद गूगल का सर्वर है, यानी यूट्यूब का सर्वर है। तो वहाँ से डेटा आपको मिल रहा है। तो वहाँ से डेटा आप तक कैसे पहुँच रहा है? तो अमेरिका से समुद्री केबल के थ्रू, सबमरीन केबल के थ्रू इंडिया पहुँचा, फिर आपके मोबाइल तक पहुँचा। यही तमाम वेबसाइट्स के मामले में होता है। हाँ, कुछ वेबसाइट के सर्वर जो होते हैं इंडिया में होते हैं, या कहें फ्रांस में होते हैं, या कहें ब्रिटेन में होते हैं, तो वहीं से डेटा मिल जाता है, तो फिर उधर से डेटा आता है। तो सबमरीन केबल को गूगल सहित तो दुनिया की कई सारी कंपनियों ने बिछाया है। मेरे बगल में आप देख भी रहे हो कितना जाल है, पूरी तरह से ये सब समुद्र के नीचे पूरा बिछाया हुआ है। ओके, और ये जो केबल होती है ये दिखती तो केबल की तरह है, लेकिन इसमें कोटिंग होती है बहुत ज़बरदस्त, इतनी मजबूत होती है कि शार्क या कोई भी समुद्री जीव जो है इसको बाइट करने की कोशिश करे, काटने की कोशिश करे तो नुकसान नहीं होता है। तो ऐसे ही ऑप्टिकल फाइबर जो है वो सबमरीन केबल चेन्नई से अंडमान निकोबार आइलैंड तक बिछाई गई है। भारत में किसी भी द्वीप तक सबमरीन केबल बिछाने का ये पहला मामला है, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, और इससे अब क्या होगा कि अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स हैं वो पूरी दुनिया से इंटरनेट से, हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट कर पाएंगे। तो अब इसको मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे ये पूरा सबमरीन केबल जो है वो कहाँ कहाँ पर बिछाया गया है। तो आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो मेरे बगल में। तो इंडिया में चलते हैं। इंडिया में आपको ये दिखा चेन्नई, ओके, और मेरे दूसरे तरफ है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो यहाँ से और यहाँ तक पूरे समुद्र के नीचे सी बेड पर यानी तल पर सबमरीन केबल बिछाई गई है अंडर वाटर। ओके, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, कैपिटल है, वहाँ तक। और इस काम में 2 साल का वक्त लगा। आपको जूम करके इसको दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये अंडमान निकोबार के बहुत सारे द्वीप्स हैं। ओके, तो इन सब को कनेक्ट किया गया है, इन सब को पोर्ट ब्लेयर तक। पहले तो पोर्ट ब्लेयर तक केबल बिछाई गई है चेन्नई से। उसके बाद फिर स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार नीचे वाला है, कमारता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड, रंगट, तो इन सब में ये बिछाया गया है। और धीरे धीरे 12 द्वीपों पर टोटल जो है वो सबमरीन केबल एक तरह से सबको कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये काम किसने किया है? तो BSNL ने किया है, भारत संचार निगम लिमिटेड ने। यहाँ सवाल उठता है कि इस केबल को बिछाने में, ये जो यहाँ से और यहाँ तक केबल बिछाई गई है, उसमें कितनी लागत आई है? तो 1224 करोड़ रुपए की लागत आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फंड दिया था BSNL को। और कब ये शुरू हुई योजना? तो इस प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में पोर्ट ब्लेयर में रखी थी।
ओके, पोर्ट ब्लेयर में रखी थी और वहाँ पर, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्या फ़ायदा होने वाला है? तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अब तक जो इंटरनेट था वो सैटेलाइट के जरिए इस्तेमाल किया जाता था। देखिए, सैटेलाइट की जो इंटरनेट होता है, सैटेलाइट का इंटरनेट, वो उसकी स्पीड बहुत कम होती है। सैटेलाइट इंटरनेट भरोसेमंद तो होता है, मतलब कहीं भी दुनिया में आप चले जाएं आप सैटेलाइट इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पीड बहुत कम होती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं इसके थ्रू, और पब्लिक तक बहुत आसानी से पहुंच नहीं हो पाती है क्योंकि स्पीड का मामला होता है। तो सबमरीन केबल की वजह से अब 2x200 Gbps यानी 2 केबल बिछाई गई है, तो एक तरह से 400 Gbps की स्पीड की इंटरनेट जो है वो आइलैंड्स तक, यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाएगी। ओके, मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी है चेन्नई तक, और फिर चेन्नई से आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक ये कनेक्टिविटी दी गई है। दरअसल क्या है कि जो आप सोच रहे हो कि 400 Gbps की इंटरनेट मिल जाएगी, लोग वहाँ पर 400 Gbps की स्पीड यूज़ कर सकेंगे, ऐसा नहीं होगा। दरअसल क्या होता है कि ये मैक्सिमम कैपेसिटी है इसको एक साथ इंटरनेट यूज़ करने की, तो लोगों को उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसकी स्पीड और ब्रॉडबैंड बैंडविड्थ जो है इंटरनेट मिलेगा। ओके, और ये जो समुद्री केबल है, जैसे मैंने बताया, BSNL ने बिछाया है, लेकिन इसका यूज़ अब दूसरे मोबाइल प्रोवाइडर्स भी कर सकेंगे, वो भी दे सकेंगे। देखिए, मोबाइल ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन जो सेवाएं हैं वो सब अब वहाँ पर भरोसेमंद हो जाएंगी। 4G सर्विस है वहाँ पर उतनी बेहतरीन नहीं थी, इंटरनेट फ़ोन भी जो है वो 3G 4G फ़ोन भी बहुत बेहतरीन नहीं था, तो वो सब सेवाएं, वो सब सर्विसेज अब वहाँ पर बहुत मजबूत हो जाएंगी। इसके अलावा और क्या क्या होगा? ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, बैंकिंग प्रणाली, ऑनलाइन ट्रेडिंग, पर्यटन, इन सब में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ेगा। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ आपको, थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन पूरी बात समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त चीन की जो नज़र है, मैं फिर से मैप की ओर ले जा रहा हूँ आपको, सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की अभी नज़र जो है इस पूरे हिंद महासागर पर है, हिंद महासागर के इस हिस्से पर है। ओके, और बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है। उससे निपटने के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स में नेवल पोर्ट है बहुत बड़ा, तो नेवी को भी बेहतरीन इंटरनेट मिल सके, जिससे उसका कम्युनिकेशन जो है वो भारत के बाकी हिस्सों से हो सके, उसका जो मेन कमांड है वहाँ से हो सके, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी था ये। ओके, तो मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे। अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, उसके उपराज्यपाल कौन है? एडमिरल DK जोशी, ये भी ध्यान रखना आप। तो ये पूरा मुद्दा था, थोड़ा लंबा हुआ लेकिन मैंने पूरी तरह से इसको समझाने की कोशिश की है। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और कोई सवाल हो तो ज़रूर आप बोलना। अच्छा, इसका जो डिटेल नोट्स है वो भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो PDF अवेलेबल है उसमें, और PDF तो वैसे जनवरी से लेकर जुलाई तक का भी अवेलेबल है पूरे नोट्स के साथ, वो भी आप देख सकते हो, ले सकते हो, और 2019 का भी है, 2019 का बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस पड़ोसी देश ने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने का ऐलान किया है? आंसर होगा बांग्लादेश। ये घोषणा किसने की है? तो बांग्लादेश युद्ध मुक्ति मंत्री मुजम्मिल हक, उन्होंने की है 8 अगस्त को। देखिए, वैसे तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहले से ही वॉर मेमोरियल है। बांग्लादेशी जो स्वतंत्रता सेनानी थे और भारतीय जो शहीद सैनिक थे, 1971 की जो जंग हुई थी जिसमें आज़ादी दिलाई थी भारत ने बांग्लादेश को, तो उसमें जो शहीद हुए थे भारतीय सैनिक, उनकी भी है। लेकिन अब बांग्लादेश ने ऐलान किया है कि 1971 के यानी उस युद्ध में जो शहीद हुए थे भारतीय सैनिक, उनकी सिर्फ उन्हीं की याद में एक स्पेशल युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। और ये स्मारक कहाँ पर होगा? त्रिपुरा की सीमा पर ही, बांग्लादेश के अंदर में। ये जगह का नाम है, ज़िले का नाम है ब्राह्मण बाड़िया ज़िला है, तो उसी के आशुगंज में 3.5 एकड़ ज़मीन का जो सिलेक्शन हो गया है वहाँ पर ये बनेगा। 2 साल में ये वॉर मेमोरियल तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्यों जगह सेलेक्ट किया गया है? क्योंकि यहीं पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जो सेना थी उसके साथ बहुत गंभीर और ख़तरनाक लड़ाई लड़ी थी। देखिए, दरअसल एक और बात बताऊं मैं कि पिछले कुछ वक्त से बांग्लादेश से भारत के जो रिश्ते हैं वो थोड़े तनावपूर्ण चल रहे हैं। क्योंकि चीन और पाकिस्तान उसके करीब आ गया। हाल ही में एक खबर भी आई थी कि इंडियन हाई कमिश्नर जो है वो 4 महीने से बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था।
तो इसके साथ साथ वक्त के बीतने के साथ साथ भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है वो टकराव जैसे होते जा रहे थे, लेकिन अब लगता है कि इस वार मेमोरियल के प्रस्ताव से कि बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है, तो ये एक अच्छी बात है। बांग्लादेश की बात हो रही है, प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, राजधानी ढाका है, मुद्रा क्या चलती है वहाँ? करेंसी टका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की पहली किसान रेल जो 7 अगस्त को चली है, शुभारंभ हुआ उसका, तो किन 2 राज्यों के लिए चलाई गई है? आंसर किसका? महाराष्ट्र से बिहार। ठीक है, ये पहली ट्रेन है, ऐसी बहुत सारी ट्रेनें चलेंगी अलग अलग राज्यों के लिए। चूँकि पहली बार हुई है इस तरह की, तो कहाँ से कहाँ तक चली है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई इस ट्रेन को। क्या खास है इस ट्रेन में? किसान ट्रेन जो है क्या है? देखिए, ये एक तो महाराष्ट्र के नासिक से लेकर बिहार के दानापुर तक जाएगी, और इसमें ये वैगन है बहुत सारी, जो एयर कंडीशनर है, और बहुत सारे सामान होंगे, सब्जियां, इसके अलावा फल और भी कई सारे सामान होंगे, अनाज, ये सब जो है साप्ताहिक ट्रेन है, और 11 पार्सल डब्बे के थ्रू उसको लाया जाएगा और ले जाया जाएगा। तो ये बिहार से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से बिहार ये ट्रेन आएगी, और सामान की आना जाना सामान का होगा, और इस तरह से देश में और भी जगह ट्रेनें चलाई जाएंगी इस तरह से, ताकि जो एग्रीकल्चर है उसको फ़ायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हिंद महासागर में एक जहाज़ से तेल का रिसाव शुरू होने के बाद किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी है? आंसर होगा मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस जो है वो हिंद महासागर में छोटा सा द्वीपीय देश है। कहाँ पर है ये आपको ले चलते हैं मैप के थ्रू, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, वर्ल्ड मैप आप देख रहे हो, और प्यारा भारत है बना यहाँ पर। तो यहाँ से जब हम लोग हिंद महासागर में आगे अफ्रीका की ओर चलेंगे, तो अफ्रीका से जस्ट पहले आपको दिखेगा 2 आइलैंड दिखेंगे। ओके, मेडागास्कर है उस तरफ, और उसके पास में ये 2 आइलैंड्स हैं। तो नीचे वाला जो आइलैंड है वो रीयूनियन आइलैंड है, जो फ्रांस का हिस्सा है, फ्रांस की वो टेरिटरी है, और इसी के पास में इसके ठीक ऊपर आपको दिखेगा मॉरिशस। ओके, तो मॉरिशस में ही वहाँ पर, अगर मैं आपको और जूम करके दिखाऊं वीडियो को, तो उसके इस तरफ जो है टैंकर जो है वो फंस गया है, 25 जुलाई से फंसा हुआ है। और मॉरिशस सरकार का कहना है कि जो जहाज़ है, शिप है, उसके निचले हिस्से में दरार आ गई है। ये जो जहाज़ है वो मूलतः तेल का टैंकर है, एक तरह से कह लीजिए, वो टैंकर ले जाता है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें तेल भरा हुआ नहीं था। जो तेल जो रिसाव हुआ है वो हुआ है जो शिप को चलाने के लिए, यानी जहाज़ को चलाने के लिए जो ऑयल रखा रहता है, रिजर्व ऑयल, उसमें से रिसाव हुआ है। और देखते ही देखते पूरा समंदर जो है धीरे धीरे वो काला पड़ता जा रहा है। तो इसी को देखते हुए वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, तो उन्होंने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी है, एनवायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। और उन्होंने कहा है कि जहाज़ जो है डूब रहा है और मॉरिशस के लिए बहुत खतरा पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है ना पर्यटन बहुत बड़ा साधन है फॉरेन रिजर्व के लिए, कमाई के लिए, उस देश के लिए। और कोरल रीफ है वहाँ पर। कोरल रीफ जो होते हैं वो पॉल्यूशन को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं और तुरंत वो डेड हो जाते हैं अगर पॉल्यूशन ज़्यादा फैल गया तो उसकी वजह से वहाँ का जो इकोसिस्टम है और जो जलीय जीव हैं हजारों तरह के, उन पर खतरा मंडरा गया है। ओके, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो काम कर रहे हैं, जैसे ग्रीन पीस है, उसका कहना है, ग्रीन पीस संगठन का, कि मॉरिशस में ये भयानक पर्यावरण संकट पैदा होता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके, तो फ्रांस से भी, चूँकि फ्रांस का जो रीयूनियन आइलैंड है वो ठीक पास में ही है, तो फ्रांस से मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने अपील की कि उसको मदद दी जाए। तो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन हैं, तो उन्होंने मॉरिशस को सहायता के लिए एक विशेष जो है हवाई जहाज़ भेजा है, उसमें इक्विपमेंट्स हैं ताकि उसके जो पॉल्यूशन जो फैल रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। ये जो जहाज़ है वो जापान की एक कंपनी है, उसका जहाज़ है, वो आ रहा था और फंस गया, वहाँ पर फंस गया तो वहीं छोड़ दिया गया था और धीरे धीरे वो अब बहुत नुकसान पहुँचा रहा है। ठीक है, मॉरिशस में जो हैं वो जो भी ये लोग हैं, जैसे जो अभी प्रधानमंत्री भी हैं जगन्नाथ, तो वो भी भारतीय मूल के ही हैं। तो ये मुद्दा भी आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के दिग्गज रेसलर जेम्स कमाला हैरिस का 10 अगस्त को निधन हो गया। तो किस बीमारी से जूझ रहे थे? आंसर होगा कोरोना यानी कोविड-19 से इफेक्टेड थे और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। काफ़ी पॉपुलर थे WWE में, सुपर फाइटर्स के साथ जो है वो फाइट करते थे और काफ़ी पॉपुलर थे वो। और ख़ास बात थी कि रिंग में जब उतरते थे अपने पूरे चेहरे को पेंट कर लेते थे। तो ये था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर एग्जामिनेशंस में ये आते ही हैं। आंसर होगा 9 अगस्त। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने 9 अगस्त को इसी दिन जो है वो 1945 में जापान के बंदरगाह नगर जो था नागासाकी, उस पर 6.4 किलोग्राम का प्लूटोनियम 329 एक बम गिराया था। बम का नाम था फैटमैन। ओके, न्यूक्लियर ये बम था। और इससे ठीक पहले 6 अगस्त को भी अमेरिका के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का यूरेनियम बम गिराया गया था। तो धमाका इतना ज़्यादा था कि 8 किलोमीटर के एरिया में जो है घर जो है एकदम शीशे के परखचे उड़ गए थे और चंद सेकंड में लोग जो है भाप बन के उड़ गए थे। इतनी गर्मी पैदा हुई थी। जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में, उन सब के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी गर्मी हुई, इतना भयानक वो विस्फोट हुआ कि लोगों की हड्डियाँ तक भाप बन के उड़ गई। तो ये हालत थी। काफ़ी लोग मारे गए थे, करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे इन सब में। तो ये बहुत भयानक था और एक तरह से मुझे लगता है कि ये युद्ध अपराध ही है। आप देख लो कि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार जीत गया, इसलिए सारा ठीकरा जो है वो आ गया किस पर? हिटलर पे। हिटलर जितना बदमाश था, हिटलर जितना कत्ल उसने किया, उतना ही कत्ल अमेरिका ने भी किया। एक तरह से जापान पर 2 परमाणु बम गिरा के मतलब 1.5 लाख लोगों को 1 मिनट में उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया, मार दिया। तो ये बहुत ख़तरनाक बात थी। लेकिन इतिहास जो है वो अमेरिका को बम गिराने के बाद भी महान मानता है और हिटलर को जो है वो बहुत हे दृष्टि से देखता है। तो मुझे लगता है जितना हिटलर हे दृष्टि से देखा जाना चाहिए, उतना ही उस समय के जो राष्ट्रपति थे जिन्होंने ऑर्डर किया था बम गिराने का, उतना ही वो भी भयानक दोषी हैं और उनको भी उतनी ही हे दृष्टि से, नेगेटिव दृष्टि से देखा जाना चाहिए। लेकिन जो जीतता है वही सिकंदर होता है। वही हाल हुआ अमेरिका का। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 अगस्त। ठीक है, 10 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पूर्व कांग्रेस नेता और 8 बार के सांसद रहे नंदी येलैया, उनका 8 अगस्त 2020 को निधन हो गया कोरोना की वजह से। तो किस राज्य से थे वो? आंसर है तेलंगाना। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश से थे लेकिन जब बंटवारा हो गया तो तेलंगाना के वो हो गए। 8 बार के सांसद रहे हैं, लंबा राजनीतिक करियर था उनका और कांग्रेस से जुड़े रहे थे वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने किन खिलाड़ियों को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर होगा हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना। ओके, उन दोनों को किया है। ये WTF स्पोर्ट्स है, वो बहुत सारे प्रतियोगिताएं, कंपटीशन करवाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एन ग्रो, उनका निधन हो गया है 3 अगस्त 2020 को। तो इनमें से क्या थी? आंसर होगा लेखक, राइटर थी। और उनको किस लिए पुलित्जर प्राइज़ मिला था? उनको 1965 में मिला था। उनकी 4थी किताब थी द कीपर्स ऑफ द हाउस, उसके लिए उनको मिला था। अमेरिका की रहने वाली थी। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। और PDF तो अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, डाउनलोड का लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लिए। या आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी PDF है और भी कई सारे PDF अवेलेबल है वहाँ पर। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके।